तो हिस्ट्री में आज हम लोग हिस्ट्री में आपकी स्टार्ट जो होगी वर्ल्ड हिस्ट्री ना, जान लो हिस्ट्री का खत्म, वर्ल्ड हिस्ट्री आज से स्टार्ट हो गया। अब आपका लेट क्या, बहुत छोटी हुई है जान लीजिए। हाँ, 2-2.5 महीने लेट है, लगभग खत्म हो जाता। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमन साम्राज्य, बेजेंटाइन साम्राज्य है क्या ठंडियां बहुत अब्सेंट हुए। देखिए तो अब आपको बता दें, एक समय था वर्ल्ड हिस्ट्री में, देखिए ध्यान सुनिए, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य का नेतृत्व एक हाँ तो आपको बता रहे हैं, आप ना आराम पढ़िए समझेंगे आप। देखिए ऑटोमन साम्राज्य एक समय था कि एक ऐसा बड़ा साम्राज्य का विस्तार हो रहा था जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य का नेतृत्व जो है तुर्की कर रहा था। कौन कर रहा था? जैसे ये मान लीजिए आपका ऑटोमन साम्राज्य है, ये क्या है? ऑटोमन साम्राज्य। इसका जो नेतृत्व है कौन कर रहा था? तुर्की कर रहा था, ठीक ना। इसका नेतृत्व तुर्की, समझ रहे हैं ना। और एक था आपका एक साम्राज्य था जिसका नाम था बेंजेंटाइन साम्राज्य। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहा था इस्तांबुल, ठीक। आपको पता है इस्तांबुल का नाम ही कुस्तुनतुनिया है। क्या है? कुस्तुनतुनिया, इसी का नाम कुस्तुनतुनिया। समझ गए कि नहीं? आगे चलकर क्या होता है कि ऑटोमन साम्राज्य आक्रमण करता है बेंजेंटाइन साम्राज्य पे। देखिए इसमें सब मुस्लिम रहते हैं ऑटोमन साम्राज्य में। कौन रहते हैं? हाँ, ये इसमें सब मुसलमान रहते थे। तुर्की इस पर अधिकार कर रहा था, ठीक, कब्जा किया था। इसमें सब मुसलमान रहते थे। और बेंजेंटाइन साम्राज्य इस्तांबुल इसका नेतृत्व कर रहा था, बेंजेंटाइन साम्राज्य का। हाँ, इस्तांबुल का ही नाम कुस्तुनतुनिया था। समझ गए कि नहीं? कुस्तुनतुनियम कौन रहा था पता है? क्रिश्चियन, ईसाई धर्म वाले। समझ गए? हाँ, इन लोगों ने अटैक कर दिया था किस पर? बेंजेंटाइन साम्राज्य पर। जब अटैक किए ना तो ये लोग साम्राज्य अपना छोड़ छोड़ के भाग गए, भागे तितर बितर हो गए। समझ गए? ऑटोमन साम्राज्य इस पर कब्जा कर लिया। किस पर? बेंजेंटाइन साम्राज्य। और ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर भी कब्जा कर लिया। आ रहा है कि नहीं? तो उसके बाद क्या हुआ कि बाद में आगे चल करके इटली में 12वीं सदी के आसपास, 12वीं सदी का मतलब जानते हो? 1200, 1200 को कहते हैं 12वीं सदी। जैसे अभी हम लोग किस सदी में रहे हैं पता है? नहीं। देखिए ये क्या चल रहा है? 2026 ना, 2026 चल रहा है। अभी हम लोग 21वीं सेंचुरी यानी 21वीं सदी में चल रहे हैं। हम लोग किस सदी में हैं? 21वीं सदी। देखो 21वीं सदी का मतलब 2100, देखो 2000 मतलब 2100, 2000, 2100 ना, 2026 देख रहे हो? तो देखो 2000 के ऊपर डेट चला गया 26, तो 26 साल जो बढ़ गया है वो किस में गया है? 21वीं सदी में ही है। तो जब ये 2100 पूरा हो जाएगा, जब 2100 के ऊपर जाएगा तब 22वीं सदी आ जाएगी। आ रहा है कि नहीं समझ में? 3000 का, जैसे जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इसका मतलब अब 22वीं सदी में आ गए। 22वीं सदी का मतलब 2200 ना, ये है। तो ये है आपका। तो 21वीं सदी इस टाइप से हम लोग 21वीं सेंचुरी में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि 12वीं सदी में इटली में पुनर्जागरण का उदय हुआ, ठीक, पुनर्जागरण का विकास प्रारंभ हुआ। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये पुनर्जागरण होता क्या है? पुनर्जागरण का मतलब जैसे एक शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है फिर से जागना, पुनः जागना, ठीक। पुनर्जागरण का और भी एकदम और अच्छे से अर्थ निकाला जाए, इसका मतलब होता है कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा, वैज्ञानिक सोच की तरफ आगे बढ़ना, इसे कहते हैं पुनर्जागरण। आया? पुनर्जागरण में पुरानी परंपरा को छोड़कर एक नई परंपरा अर्थात वैज्ञानिक दुनिया की तरफ क्या करना? आगे बढ़ना। समझ के? पुरानी परंपरा क्या है?
जैसे मान लीजिए पुरानी परंपरा में जैसे अंधविश्वास, जादू टोना, भक्ति, ये सब छोड़ छाड़ करके लोग वैज्ञानिक सोच की तरफ आगे बढ़े। इसे कहा गया पुनर्जागरण। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? इटली में हुआ। कब हुआ? सबसे पहले 12वीं सदी में इटली में स्टार्ट हुआ पुनर्जागरण का प्रारंभ। अच्छा, जब पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ तो इसके बहुत सारे वैज्ञानिक भी आए, जैसे दांते, मैकियावेली, समझ गए, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें आए। तो इन जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने नए नए आविष्कार किया, नए नए इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, ठीक, नई नई तकनीक का विकास हुआ उस समय, समझ गए कि नहीं। अब वो सब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, साहित्यिक क्षेत्र में विकास हुआ, वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास हुआ, समझ गए। तो इन सब क्षेत्रों में चित्रकला हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ठीक ना, मशीनीकरण हो गया, इन सब फील्ड में क्या हो गया? विकास होना शुरू हुआ पुनर्जागरण के आने से। बड़े बड़े जो कंट्री थे वो इंडस्ट्रियलाइज होने लगे। इंडस्ट्रियलाइज का मतलब जैसे वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां खुलना शुरू हो गई, बिजनेस उनका खूब चलने लगा, समझ गए कि नहीं, और रफ्तार से आगे बढ़ने लगे, समझ गए ना। तो इसे कहा जाता है पुनर्जागरण का प्रभाव, समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन मतलब कि कौन कौन से साइंटिस्ट क्या क्या इन्वेंशन किए, कुछ वो सब देखे, कौन कौन से क्या क्या रचना किए हैं साहित्यिक क्षेत्र में, वो सब थोड़ा सा देखते हैं। 3 महीने में सब तो लगभग मैं समझ रहा खत्म हो जाएगा। हाँ, लगभग खत्म हो जाएगा। लगभग कि पूरा चले तो कितना टाइम लगेगा? पूरा पूरा वो खत्म हो सकता है, बहुत होता है 3 महीने, जाना है 3 महीने बहुत होता है। आपको मैं बता दूं, ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसे डेली आते जाएंगे, खत्म हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं पढ़ाने का तरीका। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब हम लोग थोड़ा सा इसका वो देते हैं, जैसे देखिए रचनाएं देखते हैं। अब देखिए साहित्यिक क्षेत्र में कौन कौन सी रचना हुई है। साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र, तो साहित्यिक क्षेत्र की रचनाएं अगर हम लोग देखें, ध्यान समझिएगा, देखिए जैसे दांते, दांते दांते की रचना क्या है? डिवाइन कॉमेडी, क्या है? डिवाइन कॉमेडी, ये दांते की रचना है। उसके बाद मैकियावेली आते हैं, मैकियावेली, इनकी जो रचना है वो है द प्रिंस, द प्रिंस। उसके बाद शेक्सपियर आते हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, बहुत बड़े नाटककार भी रहे हैं, नाटककार, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट रहे हैं, इंग्लिश में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक। विलियम शेक्सपियर, जो इंग्लिश वाले हैं, जितने लोग इंग्लिश के टीचर हैं वो इनका नाम जरूर जानते हैं, विलियम शेक्सपियर का, बहुत फेमस है, समझ गए। तो विलियम शेक्सपियर, इनका इनकी रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस इनकी रचना है। फिर उसके बाद बुके सीएस एक है, बुके सीएस, इनकी रचना है डेकामेरॉन की कहानी, डेकामेरॉन की कहानी, ये इनकी रचना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए चित्रकला के क्षेत्र में देखें, अब हम लोग चित्रकला, ये साहित्यिक क्षेत्र था, चित्रकला का क्षेत्र। चित्रकला के क्षेत्र में यदि हम लोग देखते हैं तो राफेल, राफेल का जो चित्र है, क्या नाम है उसका? मेडोना का चित्र है, क्या है? मेडोना का चित्र, ठीक ना। ये चित्र किसने बनाया? मेडोना का चित्र राफेल ने। उसके बाद लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दी विंची, इनका क्या है? मोनालिसा का चित्र, पढ़े होगे, मोनालिसा का नाम सुने हो, बहुत, मुस्कुराती चेहरा ना, मोनालिसा का चित्र। तो मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दी विंची ने बनाया था, ठीक है। ये सब पेंटिंग में विकास किए थे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक क्षेत्र में कौन क्या विकास किए, ठीक ना। अच्छा, वो सब वाली कहानी सर किसने बनाई, किसने बताई? किसमें? वो कहानी किसने बताई? किस चीज का? अरे जो वाला, मतलब जो लव स्टोरी वाली कहानी,
नहीं, इसमें नहीं है। जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे ना उसमें है, और है ना, जानते रहे। विज्ञान देखो, साइंस के फील्ड में, विज्ञान की दुनिया में आप देखते हैं। देखिए केपलर, केपलर का क्या है, ग्रहों का नियम। देखो ग्रहों का नियम किसने दिया है, हाँ ग्रहों का नियम केपलर ने दिया। हाँ उसके बाद गैलीलियो, ये सब साइंटिस्ट के फील्ड में विकास किए, ठीक ना। गैलीलियो, गैलीलियो ने क्या बनाया था, दूरबीन, आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आते हैं मार्को पोलो, लगाए थे। मार्को पोलो ने कंपास बनाया था, क्या बनाया था, कंपास बनाया। उसके बाद अगले आते हैं रोजर मेकर, रोजर मेकर, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था, क्या बनाया था, सूक्ष्मदर्शी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रो, आ रहा है कि नहीं समझ में। तो ये था विज्ञान के क्षेत्र में, केपलर, ग्रहों का नियम, ये 1000 बार पेपर पूछा है। केपलर वाला, ग्रहों का नियम किसने दिया, केपलर ने, समझ गए। उसके बाद गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया ना, दूरबीन बनाया। मार्को पोलो कंपास बनाया। रोजर मेकर सूक्ष्मदर्शी बनाया, माइक्रोस्कोप, समझ गए, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था। वो दिक्कत, तो ये था आपका डेवलपमेंट, ये था आपका विकास। अब क्या हुआ कि जब पुनर्जागरण का जब विकास हुआ इटली में, ठीक ना, यूरोप महाद्वीप में पड़ता आपका इटली। तो पुनर्जागरण का जब विकास हुआ धीरे धीरे, तो उस समय क्या हुआ कि लोग वैज्ञानिक सोच की तरफ आगे बढ़ना शुरू किए। तो क्रिश्चियंस में जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, उन्हें पादरी कहते हैं, क्या कहते हैं, पादरी, ठीक ना। तो पादरियों का जो महत्व था वहां पे, धार्मिक महत्व था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, घटने लगा। क्या होने लगा, घटने लगा। घटते घटते लास्ट में एक समय ऐसा है कि वहां का जो माइंडसेट हो गया, लोगों का जो है वैज्ञानिक सोच की तरफ ज्यादा बढ़ गया। लोग वहां पे धार्मिक धार्मिक मान्यताओं पर बिलीव कम करते हैं कंपैरिजन साइंटिस्ट के, कंपैरिजन साइंस के। यूरोप में ज्यादातर साइंटिफिक चीजों का महत्व है, धार्मिक चीजों का महत्व बहुत कम है, समझ गए ना। देखो धार्मिक चीजों का महत्व का मतलब ये है, जैसे धार्मिक चीज अपने स्थान पे है, ठीक, और हाँ धार्मिक चीज अपने स्थान पे, ठीक, और साइंटिफिक चीज अपने स्थान पे है। तो साइंटिफिक चीज का विकास अपने स्थान पे, उसका विकास अनवरत हो। धार्मिक मान्यता जो है, जो धार्मिक तरीके हैं, वो धार्मिक तरीके से जो अपना मनाना चाहे, जैसा करना चाहे करें। कहने मतलब लोग ज्यादातर वहां पे जो अग्रसित हुए वो साइंस की दुनिया की तरफ हुए। इसीलिए आज आप देखिए यूरोप कंटिनेंट में, यानी यूरोप महाद्वीप में जितने भी कंट्री आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंट्री उसमें आते हैं। और बता दें यूरोप कंटिनेंट में ही जो कंट्रीज आते हैं, ज्यादातर डेवलपमेंट कंट्री हैं, मतलब विकास ज्यादा किए हैं अदर कंटिनेंट से, मतलब अदर कंटिनेंट में आने वाली कंट्री से ज्यादा डेवलपमेंट उन लोगों का है, समझ गए। अब देखिए विकास तभी होता है जब व्यक्ति साइंटिफिक दुनिया की तरफ आगे बढ़ता है, कि नहीं। और उसका विकास कभी नहीं होगा जो धार्मिक चीजों में उलझ जाए। जैसे धार्मिक चीजों धार्मिक धार्मिक होना चाहिए, लेकिन इतना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि हमें, हमारे भारत में जो रहने वाले लोग हैं, उनको उनको जो है साइंटिफिक और धार्मिक, यानी कि अध्यात्म और वैज्ञानिक सोच दोनों जरूरी है। दोनों को ही माध्यम बना करके लाइफ का विकास करना चाहिए। आ रहा है कि नहीं, वैज्ञानिक सोच और धार्मिक अध्यात्म, धार्मिक मतलब अध्यात्म, दोनों को ही सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़ना चाहिए। यही तरीका है। न तो बहुत ज्यादा धार्मिक होना चाहिए, न बहुत ज्यादा वैज्ञानिक होना चाहिए, न बहुत ज्यादा वैज्ञानिक सोच का होना चाहिए, समझ गए। दोनों मतलब आप मीडियम में कंबाइन करके मीडियम में चलिए, तो ये एक जीवन जीने का एक विकास है। जैसे देखिए साइंटिफिक दुनिया में आगे आने से बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हुई, जैसे मोबाइल। किसको पता था कि यहाँ पे हैं आप और मुंबई कॉल करके बात कर लेंगे, कि नहीं, पता नहीं। गूगल पे, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये सब, ठीक। उसके बाद और भी देखिए, जैसे अदर जो प्लानिट की जो डिस्कवरी हो रही है, अदर आपके उपग्रह जो पता चल रहे हैं ना, आपको ये भी पता चल रहा है कि जो है हमारे अर्थ के जैसा भी, जैसे हम अर्थ पे रह रहे हैं,
इसके जैसा भी कोई और भी प्लानिट हो सकता है जहाँ पे जीवन यापन संभव है। ऐसे ऐसे प्लांट की धीरे धीरे डिस्कवरी हो रहा है अभी, समझ गए कि नहीं। तो ये सब कैसे संभव हो रहा है, साइंटिफिक चीजों से संभव हो रहा है। अगर आप ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे कभी नहीं संभव हो सकता है कि नहीं। इसको थोड़ी आपको लिवा चलेंगे वहां की यात्रा कराएंगे, वो तो डेथ होने के बाद ही पॉसिबल है, समझ गए कि नहीं। तो यही सब मान्यताएं हैं जो है। अच्छा, भारत में ज्यादातर धार्मिक महत्व ज्यादा होने से भारत भारत जो है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, इन सब कंट्रियों से भारत देखिए इकोनॉमिकल मामले में, डेवलपमेंट के मामले में पीछे रह गया, क्योंकि धार्मिक मान्यता भारत में ज्यादा था। आज भी देखिए धार्मिक मान्यता है, लेकिन साइंटिफिक दुनिया की तरफ भी भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। तो किसी एक चीज पर ज्यादा फोकस नहीं, धार्मिक मान्यता अलग जगह है, साइंटिफिक दुनिया का अलग क्षेत्र है। जिस चीज को हम अपने आंखों से देखकर विकास कर सकते हैं उस पर ज्यादा बिलीफ होना चाहिए ना, और जिस चीज को हम अपने आंखों से देख नहीं सकते उस पर बिलीफ कम होना चाहिए, ये सत्य है। समझिए जैसे गॉड, ईश्वर को आप देख नहीं सकते ना, वो केवल मान्यता के अकॉर्डिंग टू है कि हाँ ईश्वर होते हैं, तो होते हैं तो गलत नहीं है, सही है, हाँ ईश्वर होते हैं, वो मान्यता है, मानना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी तरफ वो नहीं हो जाना चाहिए कि सब काम ईश्वर ही करेंगे अब आपका, ऐसा नहीं है। ईश्वर को कहते हैं जैसे हाँ, आपने बात की। ईश्वर ने खुद कहा कि कर्मणे व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो यानी कि आप कर्म कीजिए, कर्म जब आप करते हैं तो तब आप वैज्ञानिक सोच की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। जो इतने सारे मशीन, यंत्र, उपकरण बने, ये सब कर्म से ही जो बने। आपने बताए तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कर्म पर आपका अधिकार है, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, कर्म पर ही आपका अधिकार है। यदि आप कर्म करते हैं तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप केवल अच्छा कर्म कीजिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है ना, और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। जो आप बोते हैं वही पाते हैं, ये रियलिटी है। जैसे जिस तरीके का पौधा आप लगाएंगे वही बड़ा होकर उसी तरीके का रूप मिलेगा आपको ना, ये फिक्स है, जानते हैं। तो यही एक तरीका है, हमें केवल कर्म करना चाहिए, और कर्म करके देखिए जब व्यक्ति का जन्म होता है धरती पे तो केवल दो ही चीज, लोग बड़े बड़े ज्ञानी लोग बताते हैं कि दो ही चीज लिखा जाता है उस व्यक्ति का। जब व्यक्ति, किसी भी बच्चे का जन्म हो इस धरती पर, दो चीज लिखा जाता है, एक उसका जन्म कब हुआ, दूसरा उसकी मृत्यु कब होगी, दो ये चीज लिखा जाता है व्यक्ति का। और उसके बाद बीच के जो पेज रहते हैं ना वो खाली रहते हैं। ईश्वर कहते हैं कि उसमें तुम अपने कर्म से पेज को भरो, जितना तुम कर्म करोगे उतना तुम्हारा पेज भरता जाएगा, तुम कर्म करके भर डालो पेज जितना भर सकते हो, समझ के। वो बीच का पेज खाली रहता है, वो तुमको कर्म करने के लिए छोड़ देते हैं, आप अपना कर्म करेंगे, बीच का पेज आपका भरता जाएगा धीरे धीरे, आ रहा है कि नहीं। तो दो ही चीज निर्धारित करके ईश्वर भेजते हैं, एक जन्म, दूसरी मृत्यु, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा आप खुद मेहनत कीजिए, ठीक। अगर ईश्वर पर मान्यता है तो उनके अकॉर्डिंग टू ऐसा विद्वानों का मत है, समझ गए। जबकि ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, या ऐसा मतलब कहीं ऐसा बहुत प्रमाणित नहीं है कि हाँ ये सही है कि जन्म मृत्यु निश्चित होता है, कब मरना है कब जाना है, समझ गए कि नहीं। ये एक मान्यता है, लोग ऐसा कहते हैं, समझ गए ना। तो ये है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो आपका लेके चलेगा।